नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, आज हम 5.1 का पहला सवाल करने वाले हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है और कौन से असत्य कथन है, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें सत्य और असत्य बताना है और अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है, ठीक है। तो पहला सवाल है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा असत्य। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा नहीं खींची जा सकती, एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती है, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये बात असत्य है और इसका कारण दे देना है अपन को। कारण अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यह हमने कारण दे दिया इसका, क्योंकि ये बात असत्य है। चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ले लेना और उससे मैं आपको भी समझा देता हूँ। इससे आप एक से अधिक रेखाएं खींच सकते हो जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, ठीक है। अनंत का मतलब होता है जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। अब दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। भाई, दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली असंख्य रेखाएं होती है क्या? तो ये बात भी असत्य है। हमने पढ़ा है अभिधारणाओं में कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनाई जा सकती है, यानी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये बात असत्य है। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये सब भी बातें हमने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असत्य बातें थी, इनके अपन ने कारण भी दे दिए, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल और केवल मात्र एक रेखा खींच सकते हैं जो दोनों से होकर गुजरे। दोनों से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते। एक बिंदु से तो आप बहुत सारी खींच सकते हो, ये एक बिंदु है, इससे तो आप बहुत सारी खींच सकते हो, लेकिन दोनों बिंदुओं को मिलाए ऐसी आप एक ही लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा को, यानी एक रेखाखंड को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये बात सत्य है और ये हमने पढ़ा था अभिधारणा 2 में। अभिधारणा 2 लिख देना यहाँ पे, या इसी को बोलते हैं अभिधारणा 2, ठीक है। तो जो बात सत्य होती है उसमें कारण देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये बात अपने आप में सत्य है, यानी ये एक अभिधारणा है, तो इसमें आप केवल मात्र सत्य लिखो। केवल आपको कारण देने की आवश्यकता है जो बातें असत्य है, ठीक है। तीसरा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस बात का कारण दे सकते हो, क्योंकि ये अभिधारणा नहीं है। देखो क्या कारण दोगे। अपन ने अभिग्रहित में पढ़ा था कि बराबर यदि संपाती वस्तुएं, दो संपाती वस्तुएं, तो वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो दो संपाती वस्तुएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो यहाँ पे दो वृत्त बराबर है तो वो दोनों क्या होंगे? संपाती। और संपाती होंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, यानी उनके केंद्र से केंद्र मिल जाएगा और परिधि से परिधि
मिल जाएगी, यानी उनकी त्रिज्याएं फिर क्या होगी, बराबर। तो यहां लिख देंगे बराबर वृत्त, दो बराबर वृत्त समपाती होंगे जिससे उनके केंद्र व परिधि भी बराबर होगी। ठीक है, तो दो बराबर वृत्त समपाती होंगे जिससे उनके केंद्र और परिधि भी बराबर होगी, अतः उसकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, बराबर। ऐसा आप लिख सकते हो। पांचवा सवाल है आकृति 5.9, यानी ये तीन आकृतियां दे रखी है 5.9 में। ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी ए बी रेखा बराबर है रेखाखंड पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? तो ये भी हमने अभी गणित में पढ़ा था कि बराबर वस्तु, यदि दो वस्तुएं बराबर किसी एक वस्तु के बराबर है, यदि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर है तो वो आपस में भी क्या होती है, बराबर। तो यहां पे जो पी क्यू है वो ए बी के भी बराबर है और एक्स वाई के भी बराबर है, तो ये दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। तो ये बात सत्य है। तो इसमें आप लिख सकते हो, देखो ए बी इसके पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, एक्स वाई के, यानी ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर है, ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर है, और ये दोनों वस्तुएं इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो अब इसका कारण लिख लीजिए। इसका कारण होता है यदि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर हो तो वह आपस में बराबर होती है। तो ये सब सवाल कारण सहित आपको मैंने समझा दी है। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो मैं इन सभी की परिभाषाएं देनी है, तो मैं आपको परिभाषाएं भी लिखवाऊंगा इनकी और इनके चित्र से समझाऊंगा भी सही। ठीक है, तो पहला सवाल है इसका, समांतर रेखाएं। इसकी परिभाषा अगर दे तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं हैं जो आपस में काटे नहीं तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह आपके आगे भी काम आएंगी। समांतर रेखाएं बोलते हैं ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में काटे नहीं तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी है, ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएगी।
आप इनको कितना है आगे ले जाओ, यानी बढ़ाते हुए जाओ, फिर भी ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेगी और हमेशा इसके हर बिंदु की दूरी बराबर होगी, चाहे आगे से ले लो, चाहे पीछे, या फिर बीच में, चाहे यहाँ ले जाओ आप इनको खींचते हुए, तब भी इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, यानी 1 सेंटीमीटर की भी दूरी कम नहीं होगी। तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास लंब रेखाएं। तो देखिए, लंब रेखाएं कहते हैं ऐसी दो रेखाएं जो आपस में समकोण पर काटे। लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। तो समझिए, लंब रेखाएं उन्हें कहेंगे ऐसी दो रेखाएं जो आपस में समकोण पर काटे, लंब रेखाएं कहलाती है। जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, ये आपस में कहां पे काट रही है? लंब पर। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पर मिले, एक दूसरे को काटे, इस बिंदु पे काट रही है, तो ये जो चारों कोण बनाएगी ना, वो 90 डिग्री के बनाएगी, तभी अपन इनको लंब रेखाएं बोल सकते हैं। यदि इसको L नाम दूं, इसको M नाम दूं, तो इनको ऐसा लिखा जाता है, L लंब है M पर, या फिर M लंब है L पर, यानी ये भी इस पे लंब है और ये भी इस पे लंब है। तो L लंब है M पर और M लंब है L पर, और इनको भी जैसे L और M नाम दूं, तो इनको ऐसे दर्शाया जाता है गणित की भाषा में, L समांतर है M के। ये जो साइन है वो समांतर का होता है और ये होता है लंब का, उल्टा T। अब देखें तीसरा, रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा। रेखाखंड बोलते हैं जिसके दोनों सिरे बिंदु हो, जिसके दोनों सिरों पर बिंदु हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम रेखाखंड कहते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, दो बिंदुओं को सीधा मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। देखिए, रेखाएं 3 प्रकार की होती है, पहले समझिए इसका उदाहरण। ये होता है रेखाखंड जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है? बिंदु होता है। जैसे ये बिंदु A और ये बिंदु B, यानी दोनों सिरों पर क्या होता है? बिंदु होता है। इसको तो बोलते हैं रेखाखंड। तो यहाँ पे हमें रेखाखंड की परिभाषा पूछी जा रही थी। अब आप समझिए, दो रेखाएं कैसी होती है? जिसके एक सिरे पर बिंदु हो तथा एक तरफ वो अनिश्चित रूप से बढ़ती जाए, यानी एक बिंदु से स्टार्ट होकर वो एक किसी भी साइड या किसी भी दिशा में अनिश्चित तौर पर बढ़ती जाए, उसको हम किरण बोलते हैं। जिसमें एक तरफ तो बिंदु होता है, एक तरफ तीर का चिन्ह होता है, यानी इस तरफ बढ़ रही है। अगर इसका मुंह इधर है तो इधर बढ़ रही है। और एक बिंदु से स्टार्ट होकर जो दोनों तरफ बढ़े वो कहलाता है रेखा। इसको हम बोलेंगे रेखा। जो दोनों ओर बढ़े यानी दोनों तरफ तीर का चिन्ह लग रहा है वो रेखा कहलाएगी। जिसमें एक तरफ बिंदु और एक तरफ तीर का चिन्ह है वो किरण कहलाएगी। और दोनों तरफ बिंदु होने पर उसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, अब इसका चौथा और पांचवा, अब इसकी चौथी परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या।
वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करेंगे हम और समझेंगे कि किसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब परिधि पर कोई सा भी बिंदु हो सकता है, जैसे ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है O, और हम इसको बोलते हैं परिधि, चारों तरफ की दूरी को यानी बाउंड्री को। इस पे कहीं भी अपन एक बिंदु ले लें, जैसे ये ले लिया, तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को ही हम त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। अब ये बिंदु कहीं भी हो सकता है चारों तरफ से, तो जैसे मान लीजिए बिंदु है B, तो ये भी एक त्रिज्या होगी। और एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब वर्ग समझिए, पांचवा है वर्ग। वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि बंद होनी चाहिए। चार भुजाओं वाली ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। तो देखिए, इसको चित्र से समझिए। ये चार भुजाओं वाली आकृति मैंने बना दी। यदि इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होगा तो ये एक समचतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है? समचतुर्भुज। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी चार भुजाओं की आकृति होनी चाहिए और चारों भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। ये बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने। और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, तभी आप उसको वृत्त बोल सकते हो, वर्ग बोल सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। ठीक है, तो आपके ये अच्छे से समझ में आए होंगे परिभाषाएं। तीसरा सवाल परीक्षा में आने योग्य सवाल नहीं है, तो उसको हम नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथा, पांचवा, छठा सवाल। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।